हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आंसर राइटिंग का एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इकोनॉमी का, यानी कि इकोनॉमी कह लीजिए या फिर आप बेसिकली ये कनेक्ट करता है हमारा हिस्ट्री से। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा रेलवे के ऊपर। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, ब्रिंग आउट द सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स of the introduction of railway in different countries of the world। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो रेलवे है, जो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, उसके बाद जो रेलवे का इनोवेशन हुआ और जिस तरीके से रेलवे तब से लेकर आज तक हमारे हर जगह फैला हुआ है, वो किस तरीके से एक इकोनॉमिक और एक सोशली कैसे इंसान के लिए बेनिफिशियल साबित हुआ है। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो ये बात कर रहा है सोशियो इकोनॉमिक, यानी कि सामाजिक तौर पे और अर्थव्यवस्था के तौर पे दोनों तरीके से कैसे बेनिफिशियल हुआ। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग ध्यान से पढ़े, यहाँ पे बात कर रहा है वो इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, हर एक देश के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। 200 से ज्यादा देश है, तो 200 कंट्रीज की तो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। तो हम आमतौर पे यहाँ पे हम उन देशों की बात करेंगे जो हम लोग हिस्ट्री में जैसे पढ़ते थे। तो हम लोगों ने हिस्ट्री में किन देशों के बारे में पढ़ा? ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा, यानी कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, अमेरिका के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जर्मनी के बारे में पढ़ा, जापान के बारे में पढ़ा, रशिया के बारे में पढ़ा। तो उनमें से कुछ सेलेक्टेड कंट्रीज के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी होगी कि बच्चे क्या करते हैं, रेलवे का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है, फटाफट से इंडिया के कंटेक्स्ट में लिख दिया आंसर। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये एडवाइस दी जाती है कि जब भी यूपीएससी का क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्जाम में जब क्वेश्चन अपीयर करेंगे तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। तो क्वेश्चन कह रहा है इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अब देखो, वर्ल्ड लेवल पे जब बात आ जाती है तो डेटा और फैक्ट्स आपको फिर और भी ज्यादा इसमें मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो कैसे अब इस आंसर को फ्रेम करेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो, इंट्रोडक्शन से शुरुआत होगी। तो इंट्रोडक्शन कहता है, रेलवे इंट्रोड्यूस्ड इन द 19th एंड द 20th सेंचुरी रिवॉल्यूशनराइज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड and mobility countries like UK, USA, India and Japan and experience a transformative socio-economic impact shaping modern transportation infrastructure। क्या कह रहा है? 19 और 20 सेंचुरी में रेलवे का आता है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और हमारा क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और टेक्नोलॉजी आती है यहाँ से। अब यहाँ से रेलवे की शुरुआत होती है। अब रेलवे को आज के कंटेक्स्ट में देखो, ब्रिटिशर्स थे ना, वो क्या देके गए थे हमारे देश में? एक सिविल सर्विसेज और दूसरा रेलवे। तो रेलवे हमारे देश में ब्रिटिशर्स की देन है और तब से लेके आज तक आप देखिए रेलवे का कितना बड़ा नेटवर्क है, कितने सारे लोगों को रेलवे में रोजगार मिल रहा है, कितने सारे लोग आज रेलवे से जुड़े हुए हैं सरकारी नौकरी में, चाहे छोटा तबका से लेके बड़ा तबका हुआ। अपने आप असम्पशन लगा के देख लीजिए, लाखों लोगों की तादाद में आज रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। इवन हमारे देश के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हमारे देश में आज भी रेलवे का सबसे ज्यादा बजट होता है। हमारे देश में जब बजट सालाना जब पास होता है, जब बजट निकलता है, पूरे देश का जो एक्सपेंडिचर डिसाइड होता है, तो सबसे मैक्सिमम बजट जो पेश होता है, जैसे एजुकेशन का होता है, हेल्थ का होता है, ठीक उसी तरीके से रेलवे का भी बजट होता है। तो रेलवे के लिए सबसे ज्यादा बजट पास किया जाता है सरकार की तरफ से। तो रेलवे कितना बड़ा इंपैक्ट है हमारी सोसाइटी में, तो रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो भी हम थोड़ा समझेंगे इस क्वेश्चन में। तो चलो शुरुआत करते हैं और कैसे सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट लेकर आया। ठीक है, तो मैंने देखो इंट्रोडक्शन तो आप लोगों को बता दिया, मैंने इसमें कुछ कंट्रीज के डेटा भी डाल दिए, जैसे यूके, यूएसए, इंडिया और जापान। अच्छा, वर्ल्ड कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का ऐसा नहीं कि इंडिया को फिर भूल ही जाओ, इंडिया को कंसिडर तो करना पड़ेगा क्योंकि एट द लास्ट तो अपने देश के बारे में बात भी होनी है। ठीक है, तो चलो ये तो था इंट्रोडक्शन जो मैंने आप लोगों को बताया। अब देखो वही मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं, वो फटाफट से बता देता हूं। पहला जो पॉइंट इसमें बता रहा है कि क्या इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट था, पहला था इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ट्रेड एक्सपेंशन। ठीक है, अभी एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। दूसरा था रीजनल डेवलपमेंट एंड मार्केट इंटीग्रेशन। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। चौथा है अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। पांचवा है कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन और चौथा है इंपीरियल कंट्रोल एंड द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है ना? तो चलो जी, अब मैंने देखो इसके पॉइंट्स को डिटेल में, ज्यादा बोर्ड पे तो नहीं लिखा हुआ, बेसिक इंफॉर्मेशन है वो देख लेना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपना जो एक एक पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर लेंगे। तो देखो पहला आता है हमारा ये पॉइंट, देखो आप लोग अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ट्रेड एक्सपेंशन। तो रेलवे का सबसे बड़ा मेजर इंपैक्ट क्या हुआ? वो यही हुआ कि रेलवे आने की वजह से किस तरीके से हमारे वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो है रेलवे से क्या हुआ, इंडस्ट्रियल एक सेटअप तैयार होता है, इंडस्ट्री सेटअप हो गई। देखो क्या होता है ना कि कोई भी इंडस्ट्री जब सेटअप होती है तो वो कभी भी रेजिडेंशियल एरिया नहीं होती, या फिर जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहती है वहां कभी नहीं होती है।
आप लोग नोटिस करना, इंडस्ट्रीज जो होती है ना वो हमेशा स्टेट्स के या शहरों के आउटर पे होती है, ठीक है, और उसी के पास हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो वहीं से सामान लोड करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंचाने का। भाई बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इंडस्ट्रीज है, वो सेटअप तो हो गई। अब उस इंडस्ट्री से पूरे देश में किस तरीके से या वर्ल्ड वाइड लेवल में किस तरीके से हमारा जो है सामान को इमीडिएटली टाइम टू टाइम पहुंचाया जाएगा, वो काम तो रेलवे ही करेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे फिर कि पूरा सेटअप बनाना पड़ेगा, तो रेलवे क्या करेगा, फास्ट सर्विस देगा उन चीजों में, ठीक। तो इसीलिए यहां से इंडस्ट्रियल सेटअप होता है कि इंडस्ट्री तो सेटअप हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सपोर्ट उसको रेलवे से डायरेक्टली मिल गया, ठीक। तो ये पहला पॉइंट होता है। अब इसमें तीनों कंट्री, मतलब इसमें आप 3 कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं, जैसे यूके, यूएसए, इंडिया, वहां के बारे में बता सकते हैं कि कितनी कितनी किलोमीटर्स में रेलवे को बिछाया गया। जैसे अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट है, अगर नॉर्थ, मतलब वैसे तो अमेरिका पूरे कॉन्टिनेंट है, लेकिन नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूं या स्पेशली मैं अमेरिका की बात करूं तो दोनों तरफ कोस्टल एरिया है, तो दोनों कोस्टल एरियाज को कैसे कनेक्ट करा, ठीक है। मान लीजिए अगर हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं तो हमारा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है, उसके बीच में पूरा रेलवे ट्रैक आया, तो कैसे वेस्ट घाट और ईस्ट घाट के इंडस्ट्रियल सेटअप को कनेक्ट करा, मार्केटिंग को कनेक्ट करा और कैसे कल्चर को कनेक्ट करा, ठीक है। उसके बाद तो ये पहला पॉइंट हो गया जिसमें आप इसमें किलोमीटर और टाइम, ये सारी चीजें लिखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा फिर रीजनल डेवलपमेंट और मार्केट इंटीग्रेशन, यानी कि लोकल मार्केट्स में कैसे सेटअप तैयार हो गया। भाई अब जैसे रेलवे सेटअप हुआ तो उसकी वजह से मार्केट सेटअप होनी तैयार हो गई, जब टाइम टू टाइम चीजें बढ़ने लगी तो अलग अलग छोटी छोटी मार्केट्स का एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट होता है। तो जैसे इसमें दिया हुआ है यूएसए का एक एग्जांपल डाला हुआ है, शिकागो और डेट्रॉइट सिटी के बारे में, और जापान का भी एग्जांपल डाला है कि जापान में कैसे रूरल एरिया से पूरा का पूरा कनेक्ट हो गया रेलवे की वजह से, ठीक है ना। तो ये था दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट आता है इसमें हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। रेलवे की वजह से पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिला, ठीक है। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं अपनी तरफ से बताना भी चाहूंगा कि जैसे आज के जमाने में लोग कहते हैं ना एआई के बारे में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से किस तरीके से जॉब लॉसेस का खतरा है लोगों को, ठीक है। तो मैं रेलवे के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब ये 19th और 20th सेंचुरी में जब रिवॉल्यूशन आया था, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तो उस दौरान भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी आने की वजह से काफी सारे लोगों को डर था जॉब जाने का। तो जॉब तो कुछ लोगों की गई, लेकिन उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रेलवे जैसे सेक्टर में बहुत ही मेजर इंपैक्ट लेकर आया, क्योंकि जब रेलवे सेटअप हुआ तो उसकी मेंटेनेंस, उसके बाकी सर्विस हो गई, इतनी सारी तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, वहां से फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो जब भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सोसाइटी में आता है कोई बड़ा रिवॉल्यूशन लेके, तो उसका जॉब लॉसेस नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं मेजर इंपैक्ट लाता है, क्योंकि उसकी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस, सर्विस, हर एक तरीके से उसको सपोर्ट भी चाहिए होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से बताते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जॉब लॉसेस हो गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेटअप किया गया, पूरा बनाया भी तो इंसान की वजह से ही है ना, किसी रोबोट ने थोड़ी ना तैयार करा है। रोबोटिक सिस्टम तो बाद में बना है, लेकिन उसको तैयार भी तो किसी इंसान ने ही किया होगा ना। अब टाइम टू टाइम उसकी मेंटेनेंस, उसमें इंफॉर्मेशन अपग्रेडेशन के लिए भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन चाहिए होगा। तो जॉब लॉसेस ऐसे नहीं जाती, टेक्नोलॉजी कोई भी आती है तो जॉब लॉस नहीं, उससे जॉब क्रिएट ही होती है। तो वही था कि रेलवे के आने की वजह से मिलियंस ऑफ जॉब्स देखने को मिली हमारे वर्ल्ड वाइड लेवल में, हर एक कंट्री में जहां जहां रेलवे सेटअप होता है। और इंडिया के कंटेक्स्ट में तो आप लोगों को पता ही है कि रेलवे कितना बड़ा नेटवर्क है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन इसलिए कि देखो रेलवे आया तो शहरों से लोगों ने गांव से लोगों ने शहरों की तरफ बढ़ना शुरू करा। जैसे मैंने बताया था ना इकोनॉमिक्स में कि इकोनॉमी जो थी हमारी, यानी कि अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंसान छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होता चला गया, इंडस्ट्री सेटअप हुई, तो उसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, माइग्रेट करने लगे शहरों से, गांव से शहरों की तरफ, और ट्रेनों से फटाफट पहुंच के नौकरी ढूंढने की तलाश में। इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो लोग माइग्रेट करना शुरू कर गए, फास्ट माइग्रेशन। और ये भी नहीं कि सिर्फ जॉब के लिए, बाकी चीजों के लिए भी लोग इजीली माइग्रेट करने लगे। इवन जो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करूं, जो इंडिया के मर्चेंट्स थे, जो बिजनेस क्लास था, जो गांव से शहर पहुंचने में दिक्कत थी, वो उनके लिए आसानी हो गई, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, ये तो हो गया अर्बनाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। कल्चरल एक्सचेंज, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारे एक सोशल पॉइंट आ जाता है कि जैसे कि इसमें दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे मान लो अगर रेलवे जब कनेक्ट हुआ तो इंसान क्या होता है, इंसान जब ट्रैवल करता है लाइफ में तो क्या होता है, दूसरे मल्टीपल कल्चर के साथ इंटरेक्शन करता है, ठीक है, आइडियाज को शेयर करता है। तो रेलवे ने वो बहुत बड़ा रोल करा। पहले क्या थे, लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे क्योंकि रेलवे नहीं था, तो लोग कहां तक चलेंगे। पहले क्या होते थे, बाबा साधु संत लोग हुआ करते, तो वही ट्रैवल किया करते थे, वही मल्टीपल जगहों के कल्चरों को एक्सप्लोर किया करते थे। आम आदमी जो अपने जीवन में
बिजी था, लेकिन इंसान को जब रेलवे मिला और उसने ट्रैवल करना शुरू करा, चाहे बिजनेस पर्पस से, नौकरी की तलाश में या जनरल वे में भी, तो उसने क्या करा, आइडियाज को शेयर करा, कल्चर एक दूसरे का देखा समझा जाना। तो यहाँ से एक बड़ा रिवॉल्यूशन सोशियोलॉजिकली चेंज देखने को मिला, किसकी, रेलवे की वजह से। ठीक है, फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, लास्ट पॉइंट है, वो है हमारा इंपीरियल कंट्रोल एंड द कॉलोनाइजेशन एक्सप्लॉयटेशन। तो अब छठा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि जिस तरह से कॉलोनाइजेशन आया था, लोगों के ऊपर कंट्रोल पा रखा था ब्रिटिश सरकार ने, कॉलोनियल डोमिनेंस स्टेटस था हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था कि रेलवे की वजह से लोग बहुत ज्यादा फास्ट हो गए थे। कि जैसे कि जो हमारा, इसमें आप दो एग्जांपल डाल सकते हो। जैसे एक मैंने डाला हुआ 1857 का रिवॉल्ट, तो जो लोग मेरठ से आर्मी जो है दिल्ली पहुंची थी, तो वो लोग ट्रेन से फटाफट आके उन्होंने अटैक करना शुरू करा था। ठीक है ना, आर्मी के लिए भी आसान हो गया था किस तरीके से। तो अब क्या है कि रेलवे है हमारे देश में, तो आर्मी एक जगह से दूसरी जगह फटाफट ट्रांसफर हो सकती है, मतलब फास्ट कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, इवन यहाँ पे रशिया का भी एग्जांपल डाला, रशिया सिवेरियन रेलवे वर्ल्ड वॉर 1 में जब यूज हुआ था, तो लोग रेलवे से फटाफट आर्मी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, तो कॉलोनियल रोल हो गया। ठीक है ना, तो ये पॉइंट था। तो मैंने 6 पॉइंट्स थे जिसके बारे में मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दी, तो इस तरीके से आपका आंसर फ्रेम हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान रखने की चीज है कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे भी हमें इस आंसर को पढ़ना होगा। अब लास्ट में आता है हमारा कंक्लूजन कि रेलवे ग्लोबली स्प्यूड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड, अर्बनाइजेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन ड्यूरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ व्हाइल रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। तो ये हमारा था कंक्लूजन छोटा सा, और यही था आंसर जो मैंने आपको फ्रेम करना सिखाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आंसर मैंने किस तरीके से बताया। तो देखो मैंने सारी चीज इसमें ऑलमोस्ट मेंशन करी है। इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी विद पॉइंट्स, कंक्लूजन, सारे फ्लो चार्ट बनाए हैं विद ऑल डेटा फैक्ट्स एंड ऑन अंडरलाइन विद ऑल द इश्यूज विद जो भी इसमें चीजें मैंने अंडरलाइन की है, सारे की पॉइंट्स। ठीक है ना, तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।